नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी आज की खास पेशकश नशे की गिरफ्त में बचपन में आपका स्वागत है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपका बच्चा नशा करता होगा, और नशा भी सिगरेट या शराब का नहीं बल्कि हाई ड्रग्स जैसे कोकीन, सीडेटिव और तमाम दूसरे ड्रग्स का। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना आज बहुत से लोग रोजाना कर रहे हैं। भारत सरकार के एक सर्वे में भी इसका खुलासा हुआ है कि बड़ी संख्या में देश के बच्चे नशे में चूर हैं। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों में नशे की लत की वजह क्या है और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। यकीनन वो बच्चे तो जिम्मेदार नहीं हो सकते जिन्हें ना तो अच्छे की समझ ना बुरे की। तो फिर इन बच्चों को नशे के दलदल में धकेलने वाला कौन, और कैसे इन बच्चों को नशे के मकड़जाल से बाहर निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। भारत सरकार के एक सर्वे में नशे से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है जो चिंता बढ़ाने वाला है। देश में बच्चों में बढ़ती नशे की लत एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लिहाजा बच्चों के साथ किशोर अल्कोहल, अफीम, कोकीन समेत कई तरह के नशे कर रहे हैं, और इन बच्चों की तादाद 1 करोड़ से भी ऊपर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बचपन नशे में चूर, किसका है कसूर? बच्चों पर फोकस करने की जरूरत। कैसे दूर होगी नशे की लत? बच्चों में नशे की लत को दूर कैसे किया जाए, यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पहली बार मादक पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर किए गए सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे नशे की लत का शिकार है। सर्वेक्षण 2017-18 में किया गया था, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है। सर्वेक्षण भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने करवाया था। सर्वेक्षण के मुताबिक 10 से 17 साल के 1 करोड़ 50 लाख बच्चों को नशे की लत है, जिसमें 30 लाख बच्चे इनहेलेंट का इस्तेमाल करते हैं, 40 लाख बच्चों को अफीम की लत है, 30 लाख बच्चे शराब के आदी हैं, तो 20 लाख बच्चे भांग का नशा करते हैं, 20 लाख बच्चे सीडेटिव लेते हैं, जबकि 4 लाख बच्चे एटीएस और 4 लाख कोकीन के आदी हैं। आंकड़े आने के बाद नागरिक उपभोक्ता मंच ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नशे के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है। से नशा उन्मूलन के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन जो वर्तमान में रिपोर्ट प्रकाशित की है केंद्र सरकार ने स्वयं सर्वे करवाकर, बहुत चौंकाने वाली बात है। स्थिति ये है कि इस समय वर्तमान में 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो शराब और अफीम जैसे नशों की लत पाए गए हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो पीढ़ी वर्तमान में इतनी कम उम्र में नशे का आदी हो रही, तो आगे चल के क्या स्थिति होगी। अगर वयस्कों की बात करें तो लगभग इनकी संख्या 22 करोड़ आती है। यानी कुल मिलाकर एक तरीके से अरबों रुपए का व्यर्थ पानी में बहा दिए गए। और फिर से एक बात की जा रही है कि हम एक अभियान चलाएं। दरअसल नशे का कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर में देखने को मिला था, जब क्राइम ब्रांच ने 5 नशे के सौदागरों से 70 करोड़ रुपए की 70 किलो MDMA ड्रग्स बरामद की थी। बीते दिनों नीमच में कैंट थाने से कुछ ही दूर नशे की पुड़िया बेची जा रही थी, तो उज्जैन में भी STF ने अफीम के साथ डोडा चूरा जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर STF उज्जैन द्वारा ग्राम मुंडली में कार्रवाई की गई है, जहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1 क्विंटल 55 किलो डोडा चूरा और 7 किलो 950 ग्राम अफीम जब्त की गई है। युवाओं के साथ बच्चों को भी नशे के नर्क से बाहर निकालने केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। नशे की जड़ पर चोट करने नशा मुक्ति केंद्र समेत तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो ड्रग्स माफिया को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। ड्रग के धंधे में लगे हुए हैं बाकी भी माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं।
उनको भी पकड़ेंगे और आर्थिक रूप से भी उनकी कमर तोड़ देंगे। जाहिर है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने काम की वजह से बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बच्चे बुरी संगत में पड़कर नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसलिए जरूरत है बच्चों पर ध्यान देने की, ताकि उन्हें नशे के दलदल से बाहर निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट यकीनन गंभीर है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे नशे की गिरफ्त में। किस तरह ये नशे की गिरफ्त में फंसते हैं और क्या तरीका हो सकता है इन्हें वहां से वापस लाने का, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मनीषा शर्मा मेरे साथ जुड़ी हैं, डायरेक्टर हैं संकल्प नशा मुक्ति केंद्र रायपुर से हैं। मनीषा जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। इसके अलावा राहुल सिंह डायरेक्टर हैं संकल्प नशा मुक्ति केंद्र इंदौर से मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। और जेपी अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़े हैं, आप मनोचिकित्सक हैं। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। दरअसल जेपी अग्रवाल साहब को हमने इसलिए जोड़ा है कि नशा क्या कुछ स्थिति है और एक इंसान, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, दरअसल जब वो नशे की गिरफ्त में आता है क्या कुछ उसकी मानसिक स्थिति होती है। तो शुरुआत अग्रवाल साहब आपसे। दरअसल अगर हम नशे को परिभाषित करें तो ये किस तरह की मानसिक स्थिति है, क्योंकि कहने में तो ये भी आता है कि फलां शख्स को दौलत का नशा है, किसी को ताकत का नशा है। हालांकि आज हम बात ड्रग्स की कर रहे हैं, लेकिन ये नशा आखिर है क्या और किस तरह से किसी इंसान के पूरे जो मानसिक स्थिति है उसको कंट्रोल करने लगता है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि नशा एक तरह का मानसिक रोग है। इसे एक लत कह के हम इसे ट्रिविलाइज कर देते हैं, हम इसे हल्के में ले लेते हैं। ये जैसे आप देखते हैं कि बहुत से लोग नशा करना चालू करते हैं, पर उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो नशे के बिना रह नहीं पाते, एक तरह से उनको डिपेंडेंस हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए हम सब लोग चीनी खाते हैं, पर सबको हमें डायबिटीज़ नहीं होता। वैसे ही जितने ही लोग नशा करते हैं सबको नशे की लत नहीं लगती। बहुत से लोग अपने नशे का बिहेवियर कंट्रोल कर पाते हैं। नशा एक तरह से हमारे जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जी, उनके अंदर ऐसे परिवर्तन ले आता है जिससे दिमाग को उसकी आदत हो जाती है और दिमाग उसके बिना समुचित ढंग से काम ही नहीं कर पाता। जैसे जो आदमी शराब पे निर्भर है, उसकी आंखें तक नहीं खुलती अगर वो शराब ना पिए तो। और जब वो नशा नहीं लेता है, जैसे मान लीजिए कोई नशे का आदी है और अगर वो नशा नहीं लेता है तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। उसकी नींद गायब हो जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बेचैन हो जाता है, कई बार पागलों जैसा व्यवहार करता है। तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता ये है कि नशा एक मानसिक रोग है। जो हमारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है डिजीजेस का, बीमारियों का जो अंतर्राष्ट्रीय क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर नशे से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सबको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में रखा गया है। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के बाद एमडी होता है जी। अब आप देखें तो कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये डीएम कोर्सेज हैं। वैसे ही एमडी साइकेट्री के बाद डी एडिक्शन साइकेट्री के अंदर अलग से डीएम होता है। ठीक, तो एक तरह से एक सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स है साइकेट्री का। और उसके अंदर हमें अलग अलग चीजें समझ में आती है कि कुछ एंटी क्रेविंग ड्रग्स हो सकती हैं, ऐसी दवाइयाँ जो नशा लेने की इच्छा को कम करती हैं। ठीक, डॉक्टर साहब मैं लौटूंगा इस पर और आपसे बात करूंगा दरअसल उन तमाम चीज़ों को लेकर कि किस तरह से हम उन लोगों को वापसी करा सकते हैं जो इस नशे के दलदल में फंसे हुए हैं। मनीषा शर्मा की तरफ रुख करूंगा, डायरेक्टर हैं संकल्प नशा मुक्ति केंद्र रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा जी, एक नज़र हम उस पर डालना चाहेंगे कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है। अगर आपके पास कुछ आंकड़े हों या मोटे तौर पर अगर आप हमें गिना पाएं कि कितने लोग नशे का शिकार हैं और ख़ासकर उनमें से जो बच्चे हैं, इनमें किशोर अवस्था से लेकर और नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो। थैंक यू। एक्चुअली जब सर्वे हुआ वो एम्स और एमएसजेई ने किया था पहली बार इंडिया में, और संकल्प उसका एक पार्ट था जब सर्वे हुआ तो जी। और उसके बाद नेपडीडीआर करके एक पॉलिसी बनी गवर्नमेंट की, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। उसमें बच्चों को लेके अभी फोकस किया गया। आपने ठीक बोला है, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। हम भी CBPLI कर रहे हैं जो कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन और आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर है। ये दोनों बच्चों पे फोकस है, और ना सिर्फ उन बच्चों पे जो नशा कर रहे हैं बल्कि उन बच्चों पर भी जो नशे की तरफ
थोड़ा सा आकृष्ट हो रहे हैं, उन बच्चों पे काम हो रहा है ये दोनों प्रोजेक्ट को लेके। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर जो है वो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा में है, क्योंकि ये फोकस एरिया है। और कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन की बात करें तो रायपुर, दुर्ग और बस्तर में है ये। और अगर हम अपने सेंटर की बात करें तो जो CBPLI है उसमें 304 बच्चों को अभी हमने कांटेक्ट किया है 25 स्लम में से। और ODIC में 19 स्लम में से 193 बच्चों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जी, जिनको हम सेंटर में लाते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते और उनका मेडिकल चेकअप भी करते हैं और साथ में काउंसलिंग भी करते हैं। इस पॉलिसी में एक जो बेस्ट चीज है वो ये है कि कम्युनिटी के बीच में से एक पीयर एजुकेटर निकल के आती है जो बच्चों के साथ बैठ के सेशन स्लम में ही लेती है ताकि वो उस तरफ डाइवर्ट ना हो और उनका अदर एक्टिविटीज में और अदर लाइफ स्किल्स में उनका फोकस बढ़े। ठीक, और वो एडिक्शन की तरफ ना जाके उन तरीकों थोड़ा पर बात करूंगा कंस्ट्रक्टिव और आपसे। क्रिएटिव जी, उन डायरेक्शन तरीकों पर बात करूंगा आपसे, दरअसल कौन से तरीके होना चाहिए और किस वर्ग के लिए कौन से तरीके हैं। राहुल सिंह के साथ रुख करूंगा इस वक्त, डायरेक्टर हैं संकल्प नशा मुक्ति केंद्र इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल सिंह साहब, कुछ आंकड़े मोटे तौर पर आपके पास के मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, कितने लोग ऐसे होंगे मोटे तौर पर जो नशे का शिकार हैं और इनमें से खासकर बच्चे? देखिए, पहले तो भाई साहब मैं संकल्प नशा मुक्ति केंद्र सीहोर से हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दूसरा, ये आंकड़ा अभी मैंने आपके माध्यम से भी और एक मिनिस्ट्री की अभी रिपोर्ट आई थी जो सभी जिलों में गई है, 272 पूरे भारत के जिलों में, जिसमें भारत नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत मैंने ये देखी थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ बच्चे इससे लिप्त हैं, नशे से लिप्त हैं जी, जिसमें सिलोचन भी है, गांजा, चरस, शराब सभी कुछ है। और हम देखें कि मेट्रो सिटी में, जैसे बड़ी सिटियों में, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, जबलपुर हुआ, यहाँ पे ब्राउन शुगर का चलन ज्यादा हो रहा है बालकों में, बच्चों में जी। और छोटे छोटे अपन कस्बों में, ग्रामों में देखेंगे तो आप देखेंगे गांजे का चरस, गांजा और चरस, इसका चलन है जी। ठीक, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपसे दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे। अग्रवाल साहब, किस तरह के नशे ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके पास कुछ इस तरह के केसेस आए हों, मैं आपका अनुभव ज़रूर जानना चाहूँगा। इसके अलावा सस्ते नशे भी इस वक्त उपलब्ध हैं जो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और वहाँ से लेकर कोकीन तक इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। यानी आपकी जेब में जितना पैसा है उस हिसाब से आप अपने लिए नशे का सामान या फिर यूँ कहें कि बर्बादी का सामान खरीद सकते हैं। मैं हमीदिया हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, मैं विभागाध्यक्ष हूँ साइकेट्री डिपार्टमेंट का वहाँ। तो हमारे पास डेली नशे से संबंधित कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका हम भर्ती करके भी उपचार करते हैं और जिनका हम OPD बेसिस पे भी उपचार करते हैं जी। तो सबसे कॉमन जो अगर बच्चों में आता है तो वो वैसे तंबाकू से स्टार्ट होते हैं, तंबाकू, शराब। फिर जो सबसे खतरनाक अगर नशा मैं मानता हूँ जो पूरी लाइफ खराब कर देता है, वो होते हैं IV ड्रग एब्यूजर्स। IV ड्रग एब्यूजर्स वो होते हैं जो इंजेक्शंस के थ्रू, इंजेक्शन लगा के, कोई या तो मार्केट में इंजेक्शन आता है या स्मैक का ही पाउडर एविल के इंजेक्शन में घोल के उसका इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने से एक उनमें HIV का खतरा बहुत बढ़ जाता है जी। HIV का खतरा बढ़ने के साथ साथ में उन्हें सेल्यूलाइटिस या कई बार ऐसा हो जाता है कि पैर में इंजेक्शन लगाने की वजह से पैर खराब हो गया, पैर काटना पड़ा। इसके अलावा जो भांग है, गांजा है, ये भी बहुत कॉमन है जी। सोल्यूशन, जैसे अब उन्होंने बताया, संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के जो संचालक है उन्होंने बताया, तो सोल्यूशन जो इनहेलेंट्स बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा जो बहुत गंभीर बात हमें देखने को मिलती है वो ये है कि लोग खांसी की दवाई का सेवन करते हैं, कोरेक्स की शीशी का, या जो नींद की गोलियां हैं। ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो लड़के हैं 15-15 साल के, 16-16 साल के, और पता चलता है 20 गोली नींद की डेली खा जाता है, नाइट्रेवेट की गोली खा जाता है, एल्प्राजोलम की गोली खा जाता है। तो कायदे से ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जो भी दवाई है वो बिना प्रेस्क्रिप्शन के कायदे से नहीं मिलनी चाहिए। किसी भी केमिस्ट को कोई भी दवाई बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं देनी चाहिए, और नींद की गोली तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। तो ये सब नशे हैं। कोकेन एक तरह से महंगा नशा है, तो आमतौर पे बहुत हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, पर जो सबसे कॉमन सस्ते नशे हैं वो हैं गांजा,
चरस जी, अफीम, एक तरह से पाउडर जो स्मैक के रूप में आता है वो भी काफी लोग यूज कर रहे हैं। और चालू आमतौर पे जो नशा होता है वो एक तरह से हम कहते हैं गेट कीपर ड्रग्स। तो जो हल्के पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए जो कम डिपेंडेंस प्रोड्यूस करते हैं, उनसे चालू होता है और फिर हायर ड्रग्स की ओर चला जाता है। ठीक। मनीषा शर्मा, अब जैसा कि डॉक्टर जेपी अग्रवाल साहब इस वक्त कह रहे थे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी उनके पास अस्पताल में आते हैं और जो गंभीर तरह का नशा करते हैं। दरअसल ये नशे की चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध हो कैसे जाती हैं? हालांकि इनमें से कुछ मेडिसिन हैं जो मेडिकल स्टोर से जिनकी पूर्ति हो जाती है और जिसको लेकर जेपी अग्रवाल साहब ने कहा कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाएं नहीं देना चाहिए। लेकिन बच्चे 8 साल का, 10 साल का, उसमें ये समझ कैसे आती है कि उसे नाइट्रोवेट लेना है या कोई और दवा लेना है, और फिर बड़ी आसानी से ये तमाम चीज़ें उनके हाथ तक पहुँच जाती हैं। हमने इससे पहले भी एक रिपोर्ट बनाई थी, भोपाल स्टेशन के आसपास हमने कुछ कचरा बीनने वाले या फिर कबाड़ बीनने वाले बच्चों पर रिपोर्ट की थी। वो लोग इंजेक्शंस तक का इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़ी आसानी के साथ इन तमाम बच्चों को ये मौत का सामान मुहैया हो जाता है। देखिए, इसको सप्लाई करने के लिए पेडलर्स होते हैं। जो आप रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने भी रेलवे स्टेशन के आसपास काम किया था, तो हमें पता चला कि ये पेडलर्स जो होते हैं वो पहले इनको धीरे धीरे नशा फ्री में देते हैं। ये जब आदी हो जाते हैं तो इनको पेडलर्स बना दिया जाता है। क्योंकि ट्रेन में छोटे बच्चों पे कोई डाउट नहीं करता है कि ये पेडलर होगा ड्रग का। सेकेंडली, इन लोगों को सनन गोली पान ठेले में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, जो बहुत सस्ती होती है। अभी जो मिस्टर अग्रवाल कह रहे थे, वो सिडेटिव्स वगैरह तो लेते ही हैं, लेकिन आप देखिए इन लोग ब्रेड में आयोडेक्स मल के खाते हैं, कफ सिरप लेते हैं इन लोग, इनको आराम से गांजा मिल जाता है, सिगरेट मिल जाता है, तम्बाकू मिल जाती है, और पीयर प्रेशर में इन लोग स्टार्ट करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स पी रहे हैं, यार तू भी एक सिप मार ले, या तू भी एक बार सुट्टा मार ले। इस तरीके की भाषा इन लोग इस्तेमाल करते हैं। और आप ये मानेंगे कि हमारे पास 5-6 साल के बच्चे भी आते हैं जो नशे के आदी हैं। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि एक 5 साल का बच्चा नशा करता होगा, वो भी मल्टीपल ड्रग एडिक्ट है। उसका कहना है कि मैं पान ठेले में मैं पिताजी के साथ बैठता था, फिर मैं सिगरेट पीने लग गया, अपने फ्रेंड्स लोगों के पास गया तो बोले सिगरेट में मजा नहीं आता यार, गांजा पी ले। तो मैं गांजा पीने लग गया। वो पीते पीते फिर बाहर जो बोतलें पड़े रहती थी उसमें थोड़े थोड़े शराब मिलता था, उन सब बोतलों को इकट्ठा करके शराब एक साथ करके उसको पी जाता हूँ। तो उसकी एज 8 साल की है। जब काउंसलिंग में ये बात हमको पता चली, तो छोटे छोटे बच्चों को अपना जरिया मिल जाता है। और खासकर बड़े बड़े पेडलर्स जो रहते हैं, इन लोगों को पेडलर बनाने के लिए नशे की गिरफ्त में लाते हैं। यानी पेडलर्स की एक नई जनरेशन को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे और मासूम बच्चे, खासकर जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं या फिर सड़कों पर घूमते फिरते हैं, उनको अपना निशाना बड़ी आसानी से बना लेते हैं। राहुल सिंह साहब, आपसे दरअसल सवाल ये है कि जब कोई शख्स नशे में मुब्तला हो जाता है, उसके बाद वो नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचता है, तो बहुत से तरीके हो सकते हैं। उसको आप उसकी हिम्मत भी बढ़ा सकते हैं, उसके कुछ दवाएं भी दे सकते हैं। मैं जानना ये चाहूँगा कि दरअसल ये नशे की लत इंसान तक लगे ही ना, इसको लेकर कौन से सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इस पे काम करना हमको जी। अपन पहले ये देखें कि नशे की लत के लिए जिम्मेदार कौन, परिस्थितियां जी, या समाज या माता पिता या संपन्नता। मेरा जो इस पे मेरा जो मत है, उसके अनुसार जो आज संपन्नता समाज में आई है पहले के कंपैरिजन में, पहले एक गरीब तबके का था, आज संपन्न हुआ है, हर परिवार संपन्न हुआ है जी, हर परिवार संपन्न हुआ है, आधुनिकता बढ़ी है, पैसा, आर्थिक स्थिति पहले के कंपैरिजन में मजबूत हुई है। आज कई ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि हमने बहुत गरीबी देखी थी, हमारे बच्चे लोग थोड़ा संपन्नता के साथ जिए। आज हमने दिवाली ऐसे ही रूखी मनाई थी, हमने 30 त्योहार ऐसे ही रूखे बनाए थे, हमने शिक्षा ऐसे ही ली थी गरीबी में, लेकिन अब हमारे बच्चे लोग संपन्नता के साथ मिले जी। उसके लिए क्या हो रहा है कि पैसा दे रहे हैं और संस्कार नहीं ला पा रहे हैं। मतलब कि पहले क्या होता था कि हम लोग कॉलेजों में, स्कूलों में, शिक्षा में संस्कार आते थे, पैसा बाद में आता था। अब क्या हो रहा है, बच्चे के पास पैसा पहले आ रहा है और संस्कार लेट आ रहा है, पैसा हावी हो रहा है, जिसके कारण
वो समझ ही नहीं पा रहा, वो बावला हो जा रहा है। जी। दूसरी चीज, माता पिता अपने व्यस्त हैं, माता पिता ध्यान नहीं दे रहे। तीसरी चीज, मैं अपने बच्चे से बोलता हूं कि भाई तू पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करके संपन्न हो जाएगा तो तेरे को जो करना है तू करना, शराब पीना है, नशा करना है, जो भी ऐशो आराम करने हैं करना। चलिए, सिग्नल शायद फ्रीज कर रहे हैं। जेपी अग्रवाल साहब, आखिरी मिनट मेरे पास है, मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा। क्या कुछ महसूस करते हैं? दरअसल मरीज़ तो आपके पास आ जाता है और उसके बाद आप उसका इलाज भी शुरू कर देते हैं। मैं बहुत रूट लेवल पर जाकर अगर आपसे पूछना चाहूँ, क्या कोई ऐसा तरीका जिस पर हम बहुत सख्ती बरतें और ये नशे का कारोबार या फिर जो नशे की लत है, हम इस पर कंट्रोल पा सकें? देखिए, सरकार को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा कि पेडलर्स को हम कैसे कंट्रोल कर पाते हैं या नशे की सप्लाई चेन को कैसे हम नियंत्रित कर पाते हैं। पर मेरा मानना यह है कि नशा एक तरह से परिणति है बुरे मानसिक स्वास्थ्य की। जी। कहीं ना कहीं इंसान स्ट्रेस होता है, वो पहली बार नशा चालू करता है, और हम कई बार देखते हैं कि जब हम नशे का इलाज करते हैं तो हम पाते हैं कि इसे पहले डिप्रेशन या एंजाइटी हुआ, जिसके इलाज के लिए इसे किसी ने कहा कि भाई तुम शराब पियो, तुम्हारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा या तुम्हारी घबराहट ठीक हो जाएगी। उसने शराब पीनी चालू की और पता चला कि एक बीमारी थी पहले डिप्रेशन की और अब दो हो गई। डिप्रेशन तो गया नहीं और नशे की एक लत अलग से लग गई। तो हम कहते हैं साइकेट्रिक कोमोर्बिडिटी आर अ पार्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो हमें दोनों चीज़ों का इलाज करना जरूरी होता है। तो अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे, ऐसे नशा मुक्ति केंद्र रखेंगे जहां पे साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हो, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, साइकेट्रिक सोशल वर्कर अवेलेबल हो, एक तरह से हमें वेल इक्विप्ड नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत है। एक बड़े बड़े सोशल रिफॉर्म की जरूरत भी आप महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल रिफॉर्म की जरूरत भी है और लेजिस्लेशन की जरूरत भी है, कानून के पालन की जरूरत भी है कि जो पेडलर पकड़ा जाए उसे सख्त सजा भी मिले, और जो मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बेच रहे हैं उन्हें भी दायरे में लाना बहुत आवश्यक है। और शायद यही कुछ ऐसे कदम हैं जिसको अगर हम बहुत गंभीरता के साथ या फिर सख्ती के साथ उठा लें तो इस चेन को शायद हम तोड़ पाएंगे जो हमारी आने वाली जनरेशन्स की रगों में जहर के तौर पर ये ड्रग्स घोल रही हैं। मनीषा शर्मा, जेपी अग्रवाल साहब, राहुल सिंह साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिन जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पूरे सिस्टम को सुधारें, वो अपनी जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से समझेंगे और आने वाली नस्लों में जो जहर घुल रहा है उसे किसी हद तक रोकने में कामयाब रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।